तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोग ने प्रोजेक्ट डिज़ाइन में न्यू ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम या ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट के बारे में देखा था, जिसमें हमने कुछ डिज़ाइनिंग की थी और उसकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हम लोग ने जनरेट करी थी। यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जिसके बारे में आज हम लोग को थोड़ा बहुत देखना है कि क्या क्या चीज़ें उस रिपोर्ट में हम लोग को बताई गई थी। तो हम यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पर प्रोजेक्ट वन हम लोग का सिलेक्टेड था, उसको हम लोग ने ओपन कर लिया है, जिसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा प्रोजेक्ट का सारी चीज़ें आ गई हैं जो हम लोग ने पहले बनाई थी। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पर देखिए सिमुलेशन डन, वर्जन दे रखा है और डेट हम लोग की कल की दे रखी है, क्योंकि हम लोग ने कल ही सिमुलेशन को रन किया था। और वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। सिस्टम में यहाँ पर रेड कलर का मार्क आ रहा है। आई थिंक सिस्टम में कोई दिक्कत हुई होगी। देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, द इन्वर्टर पावर इज स्लाइटली ओवर साइज। मीन्स यहाँ पर अभी भी वही चीज़ को बता रहा है। कल भी हम लोग ने ये सिस्टम जो था वो ज़्यादा बड़ा ले लिया था, जिसमें इन्वर्टर हम लोग का स्लाइटली ओवर साइज दिखा रहा था। आज हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर जेनरिक की जगह पे हम इस बार डेल्टा का इन्वर्टर ले लेते हैं। आप लोग ने डेल्टा कंपनी के बारे में आई थिंक सुना होगा। डेल्टा एक बहुत अच्छी कंपनी है। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स या डेल्टा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसकी हमने एक और देख लेते हैं कौन सी है, डेल्टा पावर सोल्यूशन भी है। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी आप ले लीजिए। मैं इस बार डेल्टा पावर सोल्यूशन ले लेता हूँ। और इसमें अच्छा, पावर सोल्यूशन में हमारे पास बहुत बड़े बड़े इन्वर्टर्स हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर डेल्टा एनर्जी का ले लेते हैं, जिसमें हम लोग के पास यहाँ पर 2.5 किलो वाट का यहाँ पर इन्वर्टर दे रखा है। तो देख लेते हैं ये वाला सही रहता है कि नहीं रहता है। तो जैसे ही मैंने अगर इसको चूज़ किया, तो यहाँ पर देखिए कोई भी हमारे पास कोई भी वार्निंग नहीं दिखा रही है। जब तक यहाँ पर वार्निंग दिखाती है, तब तक हमारा जो सिमुलेशन है वो सही से रन नहीं होता है और उसमें कुछ ना कुछ एरर रहती है। तो इस चीज़ को हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। हम लोग को उस वार्निंग को रिमूव करके रखना है। तो यहाँ पर वार्निंग अब रिमूव हो चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 3 किलो वाट का फिर से लेके, तो यहाँ पर देखिए फिर से बोल रहा है द इन्वर्टर पावर इज स्लाइटली ओवर साइज्ड। मीन्स हमारी जो इन्वर्टर की पावर है वो ओवर साइज्ड है, तो हम 2.5 ले लेते हैं। मीन्स हमारे जो इन्वर्टर की साइजिंग है 3 किलोवाट पीक के लिए 2.5 2.5 के डब्ल्यू वी सिंपल से यहाँ पर ए सी दे रखा है ना। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख के चलेंगे। अभी मैंने इन्वर्टर के बारे में और भी बहुत सारी स्टडी करी है। यहाँ पर मेरे पास एक इन्वर्टर की पीडीएफ भी है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊँगा या थोड़े कल पढ़ा लूँगा। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टर की हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ यहाँ पर दे रखी हैं। अलग अलग तरीके के इन्वर्टर्स हम लोग के पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं। स्क्वायर वेव इन्वर्टर अवेलेबल होते हैं। प्योर साइनोसॉइडल वेव इन्वर्टर्स अवेलेबल होते हैं। और मॉडिफाइड साइनोसॉइडल वेव इन्वर्टर अवेलेबल होते हैं। तो उनमें से हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन्वर्टर हम लोग को मैन्युफैक्चर नहीं करना है। अगर हम लोग को इन्वर्टर मैन्युफैक्चर करना होता तो हम लोग ये चीज़ डीप में पढ़ते। बट अभी हम लोग को सिर्फ केवल ऊपर से ओवरव्यू लेना है कि कितने तरीके के इन्वर्टर होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कोई एक कंपनी है, एक्सेल एक्सेल टेक करके कोई कंपनी है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर कुछ इन्वर्टर के पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। उसी तरीके से हम लोग और देखेंगे। ये देखिए हमारे पास एक बढ़िया सा इन्वर्टर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बड़े बड़े इन्वर्टर्स देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से इन्वर्टर्स हम लोग, ये देखिए ये सेंट्रल इन्वर्टर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से है कि हम लोग को कौन से इन्वर्टर कहाँ यूज़ करने होते हैं और किस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग इन्वर्टर की स्टडी करें। देखिए ये देख पा रहे हैं ना, तो ये कोई अमेरिकन साइट है जिसने इन्वर्टर के बारे में यहाँ पर बता रखा है ना। देखिए इन्वर्टर की यहाँ पर डेटा फाइल दे रखी है कि इन्वर्टर के अंदर कौन कौन सी डेटा फाइल होती है, इसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी फाइल्स हम लोग के पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये करीबन कितने पेज की है, 120 पेजेस की है। इसमें से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कितनी चीज़ हम लोग को समझ में आती है, कितनी चीज़ें नहीं आती हैं। बट अभी के लिए हम लोग इन्वर्टर यहाँ पर 2.5 किलो वाट का रख लेते हैं। और उसका इनपुट वोल्टेज यहाँ पर कितना दे रखा है, 150 से लेके 450 वोल्ट तक दे रखा है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी इन्वर्टर लेते हैं, उसका जो भी इनपुट है वो हमारे डीसी से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना है, हमारे पास 29.5 है। 29.5 कैलकुलेटर हम ले लेते हैं एक बार। कैलकुलेटर ले लेते हैं। कैलकुलेटर लेने के बाद यहाँ पर हम लोग कितनी स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं, 29.5 की 8 स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं। तो देखें 29.5 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 230
236 यहाँ पर हमारे पास हायर वोल्टेज है 236। तो यहाँ पर देखिए कितना हम लोग के पास मैक्सिमम आ सकता है, 450 वोल्ट तक ये इनपुट ले सकता है। मीन्स 236 इसके बीच में ही हमारे पास पड़ रहा है, 150 से लेके यहाँ पर 450 के बीच में हमारे पास 236 की जो वोल्टेज है। यहाँ पर एक पैनल कितना जनरेट कर रहा है, 29.5 जनरेट कर रहा है। बट जब हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग ले रहे हैं तो स्ट्रिंग में ये सारे पैनल्स क्या होंगे, आपस में सीरीज में लगेंगे, और सीरीज में हमें पता है कि वोल्टेज जो होती है वो एक सेकंड, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है कि नहीं करके, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास पैनल है, एक पैनल 29.5 जनरेट कर रहा है, तो 10 पैनल कितने जनरेट करेंगे या 8 पैनल कितने जनरेट करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग इनपुट रेटिंग लेते हैं। इनपुट रेटिंग कभी भी इससे कम, या जो भी हम लोग का कैलकुलेशन हो रहा है उससे कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि 29.5 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग के पास यहाँ पर कितना आ गया, 236 आया। अब 236 को अगर हम लोग और एक बार मल्टीप्लाई करके 1.3 से मल्टीप्लाई करें, तो 1.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 306 आ रहा है। 1.3 क्यों मल्टीप्लाई किया, कोई बता सकता है मुझे? कोई मुझे बता सकता है? अमित, अनंत, दीपक, हिमांशु, सत्यम एंड विश्वजीत, कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर हमने 1.3 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? सर इसलिए क्योंकि हमें जितनी सोलर पावर चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा चाहिए ना, सोलर बिल्कुल पावर सही, बिल्कुल सही। जितनी रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी ज्यादा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग यहाँ पर सोलर में डीसी इनपुट देते हैं, तो डीसी इनपुट हमारा स्लाइटली ज़्यादा होना चाहिए। जितना हम लोग को चाहिए उससे थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा करने के लिए कितना फैक्टर मैंने लिया, 1.3 लिया। जो जनरली हमारे पास 1.1 से लेके 1.4 तक के बीच में हो सकता है, तो मैंने जनरली 1.3 ले लिया। आप 1.4 भी ले सकते हैं और 1.1 भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो हमने ज़्यादा यहाँ पर पावर ले ली, तो इतनी पावर हमारे इन्वर्टर के अंदर आनी चाहिए। तो जिस यहाँ पर ऑपरेटिंग वोल्टेज का जो हमारे पास रेंज है वो इसी के बीच में है, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया 2.5 किलो वॉट। ठीक है, एक इन्वर्टर लगेगा, यहाँ पर कोई भी हमारे पास वो नहीं है। हमने ओके कर दिया अब की बार, और अब की बार हमने रन सिमुलेशन किया। अब की बार देखते हैं कि हमारी जो इफ़िशियंसी है वो कितनी बढ़ती है। इफ़िशियंसी जो है वो कितनी बढ़ती है, कम होती है कि ज़्यादा होती है। तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो इफ़िशियंसी है वो मेरी 79.9 है। मीन्स यहाँ पर 80% की अराउंड हमारे पास जो इफ़िशियंसी है वो आ रही थी। पहले कितनी आ रही थी, पहले मेरे पास 81 के अराउंड हमारे पास इफ़िशियंसी आ रही थी। मीन्स यहाँ पर मेरी इफ़िशियंसी अभी घटी है, कम हुई है। तो उसको और बढ़ाने के लिए हम लोग अभी देखते हैं क्या करना पड़ेगा हम लोग को। इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, यहाँ पर फिर से हम सिस्टम में जाते हैं, कोशिश करते हैं कि और हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 370 वॉट की जगह पे इस बार मैंने 250 वॉट का सिलिकॉन का मोनोक्रिस्टलाइन पैनल, यहाँ पर क्या लिख रखा है, ट्विन, नहीं मैं ये नहीं लेना चाहता, मैं ये लेना चाहता हूँ मोनोक्रिस्टलाइन 60 सेल। अच्छा ये देखिए यहाँ पर दे रखा है बाईफेशियल, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर देख रखा है बाईफेशियल, जिसका मतलब है कि ये दूसरे टाइप का वो जो हमने आपको बताया था बाईफेशियल सोलर पैनल कौन से होते हैं, वो वाला यहाँ पर दे रखा है। तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है। 250 वॉट पिक 26 वोल्ट सिलिकॉन माइक, सिलिकॉन और मोनोक्रिस्टलाइन, ये सही है, ये लेके देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, हमारे पास 26.2 आया। अब 26.2 की कितनी स्ट्रिंग लग रही है यहाँ पर, 12 स्ट्रिंग लग रही है, 12। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ज़्यादा तो नहीं है, जो वोल्टेज रेटिंग है वो ज़्यादा तो नहीं है। तो 12 इंटू कितना है, 26.2 ये लिया, तो यहाँ पर 314.1 आ रहा है, जो कि इस इन्वर्टर रेटिंग के अंदर है। फिर उसके बाद इसमें हमने एक और मल्टीप्लाई किया, 1.3 मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 408 आ रहा है, जो कि 450 के अंदर है। मीन्स ये भी हमारा हम पैनल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हमने ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पर कभी भी देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये माइनस की रेटिंग दे रखी है, VOC -10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 41.7 दे रखा है, इसको भी अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो भी हमारे लिए सही रहेगा। एक मिनट रुकिए, कैसे कैलकुलेट करना है, फिर से कैलकुलेटर लेते हैं। कैलकुलेटर लेने के बाद यहाँ पर भी कभी कभी एरर दिखाता है, 41.7 इंटू 12, 504, 500.4। फिर उसके बाद अगर इसको भी मल्टीप्लाई कर दें कितने से, 500.4 इंटू 1.3,
तो यहाँ पर 650 आया, जो इसकी रेटिंग से ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या होता है, या इसको मल्टीप्लाई ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस तरीके का जो टेम्परेचर है वो हम लोग के इंडिया में कभी भी अवेलेबल नहीं होता है। -10 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होता है। तो होप सो, देखते हैं यहाँ पर कोई एरर ना दिखाए। इन्वर्टर में हमने डेल्टा एनर्जी का यहाँ पर इन्वर्टर लिया है। अब देखते हैं थोड़ा छोटा करके इन्वर्टर, या 3 किलोवाट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कोई हमें वो दिखाता है क्या, कोई भी वार्निंग दिखाता है क्या? तो यहाँ पर कोई भी वार्निंग नहीं दिखा रहा है। हम यहाँ पर 60 हर्ट्स को हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग के इंडिया में यहाँ पर 50 हर्ट्स की ही रेटिंग आती है। तो ये हटाने के बाद अब हमारे पास कुछ भी, अच्छा यहाँ पर एरिया आपको दे दिया कितना लगेगा, 20 मीटर स्क्वायर का आपको एरिया लगेगा। फिर उसके बाद एसटीसी में हमारे पास इतना करंट आएगा, इतना हमारे पास करंट आएगा, देन ये हो गया। उसके बाद मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पर चलो, तो मैंने यहाँ पर मैक्स इन डेटा कर दिया, मीन्स ज़्यादा हम लोग ऑपरेटिंग करना चाहते हैं। फिर उसके बाद ओके किया, रन सिमुलेशन किया, देखते हैं इस बार हमारी इफिशियंसी कितनी आती है। ये इफिशियंसी का ग्राफ है, हर मंथ में हमें कितनी इफिशियंसी मिल रही है वो यहाँ पर ग्राफ बन रहा है। तो देखिए इस बार इफिशियंसी हमारी और डाउन हो गई, मीन्स 78.5 आया। मीन्स यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी, बट यहाँ पर इफिशियंसी बार बार घट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग कहीं सिस्टम ओवर मैच तो नहीं कर रहे हैं, या सिस्टम कहीं ओवर साइज तो नहीं रख रहे हैं। तो फिर से हम यहाँ पर 2.5 रखते हैं, ओके करते हैं, रन सिमुलेशन करते हैं। आप लोग के पास ये सॉफ्टवेयर होगा, तो इस सॉफ्टवेयर का भरपूर एकदम यूज़ करिए, जिससे आप लोग को इसके बारे में अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, 1 महीने का ही आपको ट्रायल मिलेगा, इससे ज़्यादा ट्रायल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी 1 महीने में आप लोग उसको अच्छे से यूज़ करके देख लीजिएगा। यहाँ पर अभी भी मेरी एफिशिएंसी अच्छी नहीं आई है। अब की बार मैं सोलर पैनल को ज़्यादा बड़ा लेके देखता हूँ, 370 का या 400 वाट का मैं सोलर पैनल लेके देखता हूँ। अच्छा, ये बाईफेशियल है क्या? नहीं, मुझे बाईफेशियल नहीं लेना है, ये बाईफेशियल मॉड्यूल होगा आई थिंक। ये बाईफेशियल है। चलो देखते हैं इसको करके। तो इसका हम लोग के पास जो देखिए यहाँ पर क्या देख रखा है, द एरे मैक्सिमम पावर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफाइड इन्वर्टर मैक्सिमम अलाउ इनपुट पीवी पावर, दैट इज 3 किलोवाट। इन्फो नॉट सिग्निफिकेंट, मीन्स यहाँ पर इन्वर्टर हमारा गड़बड़ हो रहा है। अब हमने कर दिया तो हमारा इन्वर्टर सही हो गया। यहाँ पर 60 हर्ट्स को हटा दिया। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास कितने पैनल लगेंगे, यहाँ पर कितने पैनल लगेंगे, 8 पैनल लगेंगे। ठीक है, तो वो उसके रेटिंग के अंदर ही अंदर होगा। 32 इंटू, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, बट जनरेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इफिशियंसी हमारी क्या हुई है, बढ़ी है। इस टाइम पे हमारे पास 79.7 आई है इफिशियंसी। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर परफॉर्मेंस रेशियो हमारा किस मंथ में डिक्रीज़ कर रहा है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अप्रैल, मई और जून के अराउंड हमारे पास जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल ईयर का परफॉर्मेंस रेशियो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम इन्हीं दोनों मंथ में देख लेते हैं कि हम लोग का क्या दिक्कत है। तो इसके लिए फिर से हम क्लोज करते हैं, क्लोज नहीं, हम लोग यहाँ पर ओरिएंटेशन पे जाते हैं। ओरिएंटेशन में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हम लोग गलती कर रहा है। इसको इस बार हम लोग थोड़ा सा टिल्ट करके देखते हैं। अच्छा, आप लोग को ये एजीमुथ के बारे में पता है कि नहीं पता है? एजीमुथ क्या होता है ये हमने आपको बताया था, इसमें आपको पता है कि नहीं पता है, बताइए। वो नहीं बताया था आपने। एजीमुथ मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी हमारा पैनल होता है उसको आपको किसके मुंह के साइड पे रखना है। जैसे अगर हम लोग टू नॉर्थ के साइड पे फेस कर रहे हैं, जैसे हम एक बार बता देते हैं फिर से, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा पास यहाँ पर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट हमारा सन निकलता है, बट वो कौन से प्लेन में रहता है, साउथ प्लेन में रहता है। ठीक है, और जब हमारे पास समर होती है तो वो थोड़ा सा इस साइड में, ऊपर साइड में आ जाता है। ठीक है, ऊपर साइड में आ जाता है। तो अगर हम लोग पैनल मतलब मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर एकदम ट्रू साउथ पे फेस कर रहे हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे घर आप लोग के जो सड़क आप लोग मूव करते हैं,
जब कभी भी ट्रैवल करते हैं तो आप लोग के जो बिल्डिंग्स बीच में पड़ती हैं वो टेढ़ी आपको दिखाई देती है। थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है उन्होंने, पर आज क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, कौन है ये? शिवम। शिवम नहीं आए आज, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, हम लोग का जो वो होता है, बिल्डिंग होती है, वो बिल्डिंग किस किस एंगल को या किस साइड को फेस कर रही होती है, उस चीज़ को हम लोग को देखना होता है। मान लीजिए अगर हमारी बिल्डिंग बिल्कुल सीधे सीधे साउथ को कर रही है, फेस कर रही है, तो हम लोग को एजीमुथ कितना रखना होगा? 0 रखना होगा। बिल्कुल सीधा सीधा साउथ की तरफ एकदम सीधा सीधा हम लोग रख देंगे तो एजीमुथ हमारा 0 होगा। बट मान लीजिए हमारी बिल्डिंग कुछ टेढ़ी है इस तरीके से, वो वेस्ट की साइड पे थोड़ा सा मूव करी हुई है। वेस्ट की साइड पे हम सेंटर में नहीं बना सकते क्योंकि सेंटर पे हमने एक और बिल्डिंग बना रखी है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए वो बिल्डिंग वेस्ट की साइड पे थोड़ा सा मूव कर रही है, तो हमें क्या करना होगा, जो अपना पैनल होगा वो सीधा रखने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा रखना पड़ेगा, अपनी बिल्डिंग से थोड़ा सा टेढ़ा रखना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, एजीमुथ हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा उसको ईस्ट साइड में लेके जाना है। ईस्ट साइड में मतलब ऐसे करके लेके जाना है, ऐसे, ये ऐसे हम लोग इतना कर लें तो हम लोग का हो जाएगा। मीन्स हम लोग को वो बस एंगल देखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर साइड का एंगल हम लोग को कितना है वो हम लोग को देखना होगा। तो हम लोग यहाँ पर जनरली कितना रख देते हैं, मान लो हमने 20 डिग्री यहाँ पर एजमूथ रख दिया, कि मीन्स मान लो हमारा जो हम लोग की जो बिल्डिंग है वो थोड़ा सा वेस्ट साइड पे फेस कर रही है, बट मुझे टू साउथ में फेस करना है, तो मुझे यहाँ पर एंगल का जो एजमूथ है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आप लोग को उसमें दिखाया था, जो सोलर, सबसे पहले मैंने आपको एक पीडीएफ पढ़ाई थी, उसमें ये अजमूद का एंगल था, याद होगा तो आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अब अजमूद भी थोड़ा सा चेंज करके देखा है, तो इससे क्या एफिशिएंसी में इफेक्ट आता है वो देखते हैं। इससे एफिशिएंसी में क्या इफेक्ट आता है वो हम लोग अब देखते हैं। हमने रन सिमुलेशन किया, रन सिमुलेशन करने पे हम लोग को क्या एफिशिएंसी में इफेक्ट मिलता है क्या, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 79.5 था, पहले कितना था किसी को याद है? 79.9 था आई थिंक। तो यहाँ पर इफ़िशियंसी हमारी डिक्रीज़ की है, तो वो भी हम लोग को चेक चेक करना पड़ेगा फिर। हम लोग इसको चलो इस बार इतना सेव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेव एज ए न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, क्लोज। अब हमें यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में अच्छे से समझना है कि रिपोर्ट हमें क्या क्या चीज़ें बताती है। तो ओवरव्यू यहाँ पर दे रखा है क्या क्या, सिस्टम का प्रोडक्शन पर ईयर कितना होगा, 5648 किलोवाट आवर पर ईयर हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। स्पेसिफिक प्रोडक्शन हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर दे रखा है 1765 किलोवाट आवर पर किलोवाट पीक पर ईयर। मींस सोलर पैनल जितने भी किलोवाट का है उसके उसके हिसाब से यहाँ पर इतना हमारे पास प्रोडक्शन होगा। परफॉर्मेंस रेशियो अगर हम लोग देखें तो टोटल इनकमिंग पावर जो सन से आ रही है उसमें कितना वो कन्वर्ट कर पा रहा है, वो हमारे पास परफॉर्मेंस रेशियो यहाँ पर दे रखी है। 79.5 दे रखा है, जो भी हमने सिस्टम बना रखा है उसका हमारे पास परफॉर्मेंस रेशियो मिल गया। नॉमिनल या नॉर्मलाइज्ड प्रोडक्शन हमारे पास इतना है, मीन्स नॉर्मल अगर हम लोग देखें तो इतना हम लोग को मिल जाएगा। एरे लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरे लॉस मतलब जो भी आपने सोलर पैनल का स्ट्रिंग बनाई है, या जो भी स्ट्रिंग पैरेलल मतलब पैरेलल या सीरीज कनेक्शन बनाए हैं उसको हम लोग एरे बोलते हैं। अब उसमें हमारे पास लॉस कितना हो रहा है, 1.01 किलोवाट आवर पर किलोवाट पीक पर डे। मीन्स एक दिन में हमारे पास करीबन 1% की जो एनर्जी है वो लॉस हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सिस्टम लॉस ज़्यादा है। सिस्टम लॉस यहाँ पर कितना दे रखा है, 0.25 किलोवाट आवर पर किलोवाट पीक पर डे, है ना। सिस्टम लॉस मतलब पूरा जो हम लोग ने सिस्टम बनाया है, वायरिंग से लेके इन्वर्टर से लेके जो अप्लाइंसेज हैं वो पूरा क्लोज सर्किट अगर हम लोग देखें तो उसमें हमारे पास लॉस इतना हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। रिपोर्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर बन गई है, जो कि 3-4 पेज की है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा हम उसको जूम कर देते हैं, अब आपको दिखाई दे रहा है। जूम करके हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले पीवीसिस्ट का वर्जन दिखाई दे रहा है, 7.0.1। देन उसके बाद डेट ऑफ सिमुलेशन, देन उसके बाद पेज नंबर, देन उसके बाद ये ग्रिड कनेक्टर सिस्टम है जिसका सिमुलेशन पैरामीटर यहाँ पर दे रखा है। प्रोजेक्ट 1 हमारा प्रोजेक्ट का नाम था। ये साइट दे रखी है। फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूड दे रखा है, और लीगल टाइम जोन दे रखा है, लैटिट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है।
तो एंगल हमारे पास लॉन्गिट्यूड के अराउंड ही होता है, तो मतलब यहाँ पर हम 28.57 रख सकते थे, बट हमने शायद 30 के अराउंड एंगल रखा है, तो हम देख लेंगे, अगर उसको भी चेंज करने की ज़रूरत होगी तो हम चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मीटियोनॉम साइट के बारे में बता रहा है कि कौन सी मीटियो साइट हम लोग ने यूज़ की है, कौन सा हम लोग ने फाइल यूज़ की है। फिर यहाँ पर सिमुलेशन डेट हो गया। यहाँ पर नो 3D स्क्रीन डिफाइन, नो शेडिंग। अच्छा, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं, ये जो ये बोल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू लेंगे अभी। बस याद दिला देना। कलेक्टर प्लेन ओरिएंटेशन मीन्स टिल्टिंग एंगल, और एजीमुथ हम लोग ने यहाँ पर इतना दे दिया। उसके बाद और कुछ तो है नहीं। फ्री हॉरिजन कोई दिक्कत नहीं, नो शेडिंग, अनलिमिटेड लोड। अनलिमिटेड लोड का मतलब है कि हमने यहाँ पर लोड डिफाइन नहीं किया है कि कितना हम लोग लोड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रिड कनेक्टेड है तो इसलिए अनलिमिटेड लोड हो सकता है। ठीक है। स्टैंड अलोन सिस्टम में हमें एक लोड डिफाइन करना होता है, क्योंकि हम लोग ने ये चीज़ देखी थी जब हम लोग ने प्रीमियरली डिज़ाइन किया था, तो उसमें स्टैंड अलोन सिस्टम में हम लोग ने ये सारी चीज़ें बताई थी कि कितनी एलईडी हम लोग जला रहे हैं, या कितना हम लोग फ़ैन जला रहे हैं, या मोटर कितनी हम लोग चला रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ने वहाँ पर बताई थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम लोग स्टैंड अलोन सिस्टम बनाएंगे तो बताना पड़ेगा। बट ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में हम लोग सप्लाई ग्रिड से भी लेते हैं और सोलर पैनल से भी लेते हैं, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर लोड बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने जो मॉडल यूज़ कर रखा है पीवी का, वो मोनोक्रिस्टलाइन 400 वाट पीक 72 सेल्स का यूज़ कर रखा है। ये आई थिंक इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो बट हम लोग स्टडी करने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। जो अवेलेबल होगा वो आप अपने लोकल एरिया में देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं कि इंडिया में कितने सोलर पैनल का अवेलेबल है। आई थिंक इंडिया में हम लोग के पास अभी तक 375 वॉट पीक का सोलर पैनल अवेलेबल है, वो भी मोनोक्रिस्टलाइन है, और लूम सोलर का अवेलेबल है। ठीक है, और बाकी अवेलेबल अभी नहीं है। बाकी पॉलीक्रिस्टलाइन है, और वो भी वो मतलब 200 या 250 वॉट पीक के हैं। ठीक है, तो अगर वो यूज़ करना है तो वो भी यूज़ करके आप सिमुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि कल मैंने ये सिमुलेशन बताया था, तो किसने किसने ट्राई किया? यहाँ पर 6 मेंबर्स कनेक्टेड हैं, किसने किसने ये ट्राई किया कल? आप लोग के पेपर चल रहे हैं मुझे पता है, तो मैं ज़्यादा आप लोग को वो नहीं कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट 1 घंटे भी अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो ये आपको बाद में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको सोलर की फील्ड में जाना है तो। नहीं जाना है, एज ए ट्रेनिंग पर्पस आप लोग ये कर रहे हैं केवल सर्टिफिकेट के लिए, तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको सोलर की फील्ड में थोड़ा और नॉलेज चाहिए तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो आप कर लीजिए, तो आप लोग के लिए आगे फ़ायदेमंद रहेगा। अब बताइए किसने किसने ट्राई किया था? कोई भी बंदा है जो जिसने ये सोलर जो सिमुलेशन है वो ट्राई किया हो? यस सर, किए थे। चलिए, तो आपकी इफ़िशियंसी कितनी आई थी? आपने रिपोर्ट जनरेट करी थी? हेलो हाँ। सर। सर 0.75 करके आ अच्छा, रही थी। मतलब 75% आपकी इफ़िशियंसी आ रही थी, तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अभी बहुत सारे और चीज़ों को अप्लाई करके आपको चेक करने की ज़रूरत है कि हम लोग कितनी अच्छी इफ़िशियंसी जनरेट करें। ठीक है, अप्रॉक्स 80% हम लोग के पास इफ़िशियंसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। ओके सर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के पास बाकी के जितने लोग हैं वो भी ट्राई करें। अगर नहीं करना है तो कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, बस ये ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद कोई मतलब नहीं है फिर। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग ने जो मैन्युफैक्चर यूज़ कर रखा है वो जेनरिक का यूज़ कर रखा है। हम लोग जेनरिक का चेंज करके कोई और मैन्युफैक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने 8 मॉड्यूल इन सीरीज़ लगा रखा है, नंबर ऑफ़ मॉड्यूल हो गया। फिर हमारे पास ये हो गया, फिर उसके बाद 50 डिग्री पे यहाँ पर दे रखा है ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशन में हमारे पास 50 डिग्री, और यहाँ पर कितना वॉट पीक दे रहा है वो 2901 वॉट पीक दे रहा है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन मीन्स स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे वो इतने वॉट पीक देगा। ठीक है, अगर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस आ रहा होता तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास ये इतना दे रहा होता। फिर उसके बाद वी यू एम पी पी मीन्स इतना हम लोग के पास मैक्सिमम है। फिर उसके बाद ये हमारे पास आई में एम पी पी है। उसके बाद मॉड्यूल एरिया मीन्स इतना एरिया हम लोग के पास लगेगा। सेल एरिया इस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोग को देखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिख रखा है? पीवी एरे लॉस फैक्टर। यहाँ पर बहुत सारे लॉस होते हैं जो पीवी में हम लोग के पास बेसिकली जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। थर्मल लॉस फैक्टर यहाँ पर दे रखा है 20.0 वॉट पर मीटर पर कैलविन, या सिंपल सा कैलविन दे रखा है, मीन्स यहाँ पर इतनी पावर का लॉस होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई विंड लॉस नहीं दे रखा है, ये विंड लॉस है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर कोई विंड लॉस नहीं है। फिर यहाँ पर वायरिंग ओमिंग लॉस दे रखा है,
जो बेसिकली हम लोग के पास यहाँ पर 440 मिली ओम दे रखा है। ठीक है, इतना लॉस हम लोग के पास होगा। मॉड्यूल क्वालिटी लॉस यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है। यहाँ पर लॉस फैक्टर यहाँ पर दे रखा है, जो बेसिकली हम लोग ने फैक्ट उसमें देखा था, पैनल के पीछे देखा था। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या रखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 90। तो इसमें ये क्या है, इंसिडेंट इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो भी वो आ रही है, लाइट आ रही है, मतलब सनलाइट आ रही है, उसमें हम लोग की जो लाइटिंग है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना। हम लोग ने पढ़ रखा है कि जो भी सोलर रेडिएशन आ रहा है वो हमारे पैनल के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो हम लोग का कुछ लॉसेस होगा, क्योंकि ग्लास जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, जो ऊपर उसकी ग्लास की हम लोग लेयर लगाते हैं ना, तो वो हम लोग का सोलर रेडिएशन को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग एंगल डिसाइड करते हैं, टिल्टिंग एंगल हम लोग डिसाइड करते हैं, और वो वहाँ के लोकल लैटिट्यूड के बराबर होना चाहिए। हम लोग ने 30 डिग्री रखा था, तो 30 डिग्री में थोड़ा सा लॉस तो होगा ही होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ग्रिड कनेक्टर सिस्टम मेन रिजल्ट, जिसमें हमारे पास टिल्टिंग दे रखा है, जिमूथ दे रखा है। ठीक है, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। देन उसके बाद यहाँ पर वही एनर्जी का प्रोडक्शन बता रखा है, 5.65 मेगावाट पर मेगावाट आवर पर ईयर। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस रेशियो बता दिया, 79.5 मीन्स अप्रॉक्स हमारा पर 80% आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हर मंथ का यहाँ पर परफॉर्मेंस रेशियो दे रहा है। यहाँ पर हर मंथ का परफॉर्मेंस रेशियो है। यहाँ पर देखिए, जनवरी में हमारे पास जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो अब 80 है, या 88 या 85 के अराउंड हमारे पास दे रखा है। जो परफॉर्मेंस रेशियो हमारा घट रहा है वो अप्रैल मई जून में घट रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से सोलर पैनल जो है वो कम वोल्टेज या कम पावर जनरेट करता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ के हिसाब से देखा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अराउंड 80 से कम मीन 77 या 70 के अराउंड, 75 के अराउंड हमारे पास परफॉर्मेंस रेशियो मिल रहा है। ठीक है। तो ऑल टोटल अगर देखा जाए पर ईयर में हमारे पास 79.5 परफॉर्मेंस रेशियो मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है। ये क्या है, अच्छा ये पावर प्रोडक्शन है, कि कितना प्रोडक्शन हमारे पास हो रहा है और कितना हमारे पास यूज़ हो रही है। ठीक है। यूज़ होने वाला कौन सा है देख लेते हैं। यहाँ पर इस चार्ट को देखने के लिए यहाँ पर इन्वर्टर आउटपुट, उसके बाद यहाँ पर साफ समझ में नहीं आ रहा है ना, बट इसको अगर देखना जाए तो इस ग्राफ का और भी हम लोग को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, और इस ग्राफ को हम लोग जूम नहीं कर सकते हैं, देखें एक मिनट। चलो, इस तरीके का कोई और ग्राफ बनेगा तो उसमें यहाँ पर हम लोग को लिखा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग का प्रोडक्शन कितना हो रहा है और हम लोग का यूजेस कितना है वो यहाँ पर दे रखा है, पर मंथ का हिसाब से। यहाँ पर चार्ट के हिसाब से दे रखा है। बेसिकली हम लोग के पास ग्लोबल हॉरिजन मीन्स ग्लोबल हमारे पास कितनी रेडिएशन आ रही है वो यहाँ पर दे रखी है। फिर डिफ्यूज्ड कितनी आ रही है वो दे रखा है। टेम्परेचर कितना है वो हम लोग को यहाँ पर दे रखा है। फिर ग्लोबल इंसिडेंट हमारे पास कितना हो रहा है, ग्लोबल इफेक्ट क्या है, फिर ई एरे मीन्स एरे में कितना वो हो रहा है ना। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी है, परफॉर्मेंस रेशियो यहाँ पर भी दे रखा है। तो ऑल टोटल कितना परफॉर्मेंस बना है वो यहाँ पर हम लोग को ऑल मिक्सचर दे रखा है। यहाँ पर सारे वो दे रखे हैं, फुल फॉर्म दे रखे हैं। ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन, टी एम्बिएंट मीन्स टी टेम्परेचर सिंपल सा। फिर ग्लोबल इंसिडेंट इन कलेक्टर प्लेन। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास वो दे रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डेली इनपुट आउटपुट डायग्राम, यहाँ पर डॉटेड से दिखा रखा है कि कितना हम लोग के पास आ रहा है। ठीक है। इसको आप लोग देख लेंगे, कोई इसमें इतना इश्यू नहीं है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, लॉसेस का डायग्राम है बेसिकली, लॉस डायग्राम, जिसमें हम लोग के पास सारे लॉसेस यहाँ पर बता रखे हैं। ये छोटे छोटे लॉसेस जो होते हैं वो हमारे पीवी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर सॉइल लॉस होता है, यहाँ पर हमारे पास जो सर्किट वायर आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसका लॉस होता है, सिस्टम लॉस होता है, इन्वर्टर लॉस होता है। इस तरीके से बहुत सारे लॉसेस होते हैं जो इसमें डिफाइन किए गए हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लॉस डायग्राम ओवर द होल ईयर, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन का लॉस यहाँ पर प्लस है, मीन्स यहाँ पर ये लॉस नहीं है, ये बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर ये लॉस है जिसमें हमारे पास ये फैक्टर है। ठीक है। फिर इफेक्टिव ऑफ इरेडिएशन ऑन सेल, फिर पीवी कन्वर्जन, यहाँ पर पीवी कन्वर्जन में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर,
है ना। यहाँ पर पीवी लॉस ड्यू टू इरेडिएशन लेवल, यहाँ पर जो भी लेवल में चेंज होता है, मान लीजिए 1000 की जगह पे 800 आ रहा है, तो उसमें जो लॉस होता है वो। फिर उसके बाद पीवी लॉस ड्यू टू टेम्परेचर, मॉड्यूल क्वालिटी लॉस, मीन्स मॉड्यूल की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, चेकिंग के दौरान हम लोग की मॉड्यूल में कुछ 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 दिक्कत है तो वो इसमें दिक्कत करेगा। फिर मिसमैच लॉस, मिसमैच लॉस का मतलब होता है जब आपने दो अलग अलग पैनल लगाए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर पैनल बिल्कुल सेम वर्क करे, उसमें कुछ मिसमैचिंग होती है, तो वो मिसमैच लॉस हो सकता है। देखिए मॉड्यूल एंड स्ट्रिंग, मतलब अगर आपने एक ही मॉड्यूल में अलग अलग सेल हैं तो उन सेल्स में मिसमैच होगा ही होगा, तो वो उसमें एरर जनरेट करेगा। अगर आपने अलग अलग मॉड्यूल्स सीरीज में लगा रखे हैं तो उनके मिसमैच से हमारे पास वोल्टेज कम होगा, या जो इनपुट पावर है वो कम होगी। ओमिंग वायर लॉस, जो आपने वायर लगा रखे हैं उसका लॉस, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिख रखा है, एरे वर्चुअल एनर्जी एट एमपीपीटी या एमपीपी, इन्वर्टर लॉस ड्यूरिंग ऑपरेशन एफिशिएंसी, इन्वर्टर लॉस ओवर नॉमिनल, इन्वर्टर पावर। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ लॉसेस दे रखे हैं, जो कभी ज़ीरो भी हैं और कोई वैल्यू भी है, ठीक है। यहाँ पर अधिकतर इन्वर्टर में हमारे पास लॉसेस नहीं होते हैं, क्योंकि इन्वर्टर हम लोग का हाई एफिशिएंसी वाला होता है, तो हम लोग के जो लॉसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दे रखी होती हैं। ये डिटेल फिगर या डिटेल रिपोर्ट होती है जो आपको सबमिट करनी होती है जब भी कभी आप पीवी इंस्टॉलेशन या पीवी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग और देखेंगे। चलो इसको हटा देते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है। अब हम लोग आज न्यू प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग करते हैं। अच्छा, मेरे को कुछ और बताना था, आई थिंक वो बताना था। एक मिनट मैं कुछ बताता हूँ, ये इसमें आता हूँ। इसमें हम लोग को यहाँ पर नियर शेडिंग का देखना है, ठीक है। वही चीज़ मेरे को आपको बताना था, नियर शेडिंग। नियर शेडिंग में जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन एंड क्या लिखा हुआ है, परसेप्शन, परसेप्टिव, ठीक है। पर्सपेक्टिव या परसेप्टिव जो भी है, ठीक है, वो यहाँ पर लिख रखा है। और यहाँ पर जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे को यहाँ पर 3D एनिमेशन या 3D डिज़ाइनिंग का एक ऑप्शन मिला, जिसका यूज़ मैं अपने डिज़ाइनिंग में कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं, अगर मान लीजिए मैंने कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन किया है और उसके बगल में कोई ट्री है या कोई और अदर बिल्डिंग है या कोई टंकी है जो उसी बिल्डिंग के ऊपर रखी हुई है, तो वो कितना शेडिंग लॉस उस पे दे रहा होगा, उस पैनल पे कितना शेडिंग दे रहा होगा, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर 3D एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एनिमेशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, मीन्स मतलब क्या कहें आपको, थोड़ा सा टफ है समझना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टूल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी मदद से हम यहाँ पर थोड़ा पैन साइट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जूम, माउस के स्क्रॉल बटन से हम लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पीवी फील्ड, या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट मैं करके देखता हूँ, कुछ नई चीज़ है आई थिंक। हाँ, टूल्स में जाते हैं। टूल्स में हम लोग के पास ऑब्जर्वेशन, जोन एडिट, सन पोजीशन, ये हम लोग बता सकते हैं। शेडिंग एनिमेशन में देखते हैं क्या है, ठीक है, ओके। यहाँ पर जोन एडिट रेक्टेंगल अगर हम लोग बनाना है, देख पा रहे हैं यहाँ पर उतना अच्छा नहीं बन रहा है, उतना सही हम लोग को यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। एक मिनट, क्रिएट एलिमेंट, ओके। ये पहले अच्छा था, ये अब थोड़ा और इसको बेकार कर दिया गया है। जो इसका 6 पॉइंट वर्जन था वो ज़्यादा अच्छा था, ये थोड़ा ख़राब तरीके का कर दिया। देखिए ये यहाँ पर एक 3D आपको वो दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। बट ये इतना इतना साफ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई थिंक ये सही से लोड नहीं हुआ है या तो इसकी वजह से है, ठीक है। अगर हम इसको कर देते हैं यहाँ पर तो देखिए इसको हटा देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। अब इसको हम लोग देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है, ठीक है। बॉक्स कैसे बनाया है, यहाँ पर हम इसमें गए, क्रिएट में,
क्रिएट में एलिमेंट्री शेडिंग ऑब्जेक्ट में गए या बिल्डिंग कंपोनेंट में गए, ठीक है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको कोई पॉलीगन बनाना है तो पॉलीगन बना सकते हैं, रेक्टेंगल आपको बनाना है, पीवी टेबल बनानी है तो आप बना सकते हैं। फिर पीवी टेबल एज शेड, मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। बट ये डिज़ाइनिंग जो टूल है ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है और ज़्यादा टूल्स प्रोवाइड नहीं करता है, जिसकी वजह से लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग और आगे चल के देखेंगे कि किसकी मदद से। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको 3D एनिमेटेड कर दिया है ना, बट ये इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हटा देते हैं। ये यूज़ यहाँ पर नहीं किया जाता है। इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका यूज़ कर लेते हैं, स्केचअप का यूज़ कर लेते हैं और वहाँ पर हम लोग 3D एनिमेशन अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए मेरे से। अभी किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। यस सर। दिखा सकते हैं। हाँ जी बताइए। तो जो आप दिखा रहे थे इसका मेन वर्किंग क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, आवाज़ कट रही है आपकी। आवाज़ कट रही है थोड़ा सा, या तो टाइप करके बता दीजिए। तो हाँ बताइए। सर हाँ, सर जो आप 3D व्यू दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है? जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसका क्या मतलब है ना। नहीं, नहीं समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। ये टाइप करके एक बार बता दीजिए, आपके एरिया में नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा, टाइप करके बता दीजिए। किसी को इनका क्वेश्चन समझ में आया? अगर किसी को क्वेश्चन समझ में आया, सेम क्वेश्चन हो तो मैं बता सकते हैं। शायद हाँ। हेलो, शायद कह रहा है सर कि बता क्या दीजिए। अच्छा, हम क्या बता रहे हैं वो चीज़। क्या बता रहे हैं वो, आपकी भी शायद आवाज़। ऐसा ही कुछ कह रहा है। चलिए कुछ नहीं, अगर आपको कोई डाउट अगर और होता है तो टाइप करके आप मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, न्यू स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट में मूव करते हैं, जहाँ पर हमें चीज़ों को बताना है। हाँ, आई थिंक मैसेज लिखा है। सर सेंड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, सेंड करने का ऑप्शन नहीं है, मैसेज लिखो और एंटर कर दो। कोई बात नहीं सर, बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप लोग मैसेज टाइप कर दीजिए, कोई इतना इशू नहीं है, आप मैसेज टाइप कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पर प्रोजेक्ट में क्रिएट करने के लिए हम लोग ने स्टैंड अलोन सिस्टम लिया है। स्टैंड अलोन सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। अब की बार मैंने प्रोजेक्ट 2 लिख दिया है, प्रोजेक्ट 2 स्पेलिंग गलत है, चलो कोई दिक्कत नहीं है तब भी। 5 मिनट बचे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लोड करना है, अपनी मीटियो फाइल्स को यहाँ पर लोड करना है कि कहाँ से आप कौन सा साइट आप लेना चाहते हैं, यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसको एक बार करके देखना, ठीक है। टाइम आज नहीं बचा है, आज उसी फाइल के बारे में हम लोग डिस्कस करते रह गए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन जल्दी से दे दिया। ओरिएंटेशन मेरे जो साइट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो हमारे पास 27 है, तो हमने यहाँ पर 27 दे दिया क्योंकि हमने वही साइट यूज़ किया, उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं किया। 27 हमने यहाँ पर दे दिया। और एल्टीट्यूड थोड़ा सा मैंने यहाँ पर
प्लस का दे दिया, ठीक है। इस बार माइनस वेस्ट साइड पे मैंने दे दिया, ठीक है। देखता हूँ करके, ओके किया। यू नीड टू डिफाइन द सिस्टम, मैंने सिस्टम पे गया। अब देखिए सिस्टम पे यहाँ पर जब आप स्टैंड अलोन सिस्टम बनाते हैं तो स्टैंड अलोन सिस्टम में आपको यहाँ पर हर चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करना होता है, जो कि मैंने पहले ही डिफाइन कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहीं लोड करने की कोशिश करता हूँ यूज़र नीड में, या सिंपल सा यहाँ से यहाँ यहाँ से लोड करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर डेमो है, देखते हैं डेमो का, डेकन का। अच्छा यहाँ पर एक डेमो बन रखा है, उसको देख लेते हैं वो किस हिसाब से बनाया है। यहाँ पे देखिए इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ रही है, 64.5% आ रही है, जो कि बहुत गलत है, मतलब वो बहुत कम है। हम उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने एक डेकर करके कोई साइट है, उसका डेमो हमने ले लिया है, ठीक है। बट जल्दी समझाने के लिए आपको लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यूज़र नीड में उसने क्या क्या कर रखा है। 6 उसने एलईडी ले रखी है, 18 वॉट की है, 4 घंटे वो दिन में चलाता है। तो टोटल हमारे पास एनर्जी कंजम्पशन कितना है, 432 वॉट है। उसके बाद वन उसने टीवी ले रखा है, 75 वॉट पीक का है। उसके बाद 3 घंटे वो चलाता है, उसका अप्लाइंसेस दे दिया। डोमेस्टिक अप्लाइंसेस में उसने एक 200 वॉट पर अप्लाइंसेस का एक ले लिया, 1 घंटे वो चलाता है। उसके बाद फ्रिज उसने 24 घंटे के लिए ले रखा है, 1 किलोवाट आवर का उसके पास एक फ्रिज है। और टोटल हमारे पास एनर्जी नीडेड उसने यहाँ पर क्या कर रखा है, स्टैंड बाय कंजम्पशन के लिए 6 वॉट का ले रखा है, 24। और यहाँ पर इतनी आ गई। देन उसके बाद टोटल एनर्जी नीडेड जो है वो हमारे पास अप्रॉक्स 2 किलोवाट यहाँ पर है। 2 किलोवाट पर डे का हमने एक प्लांट बनाना है, ठीक है। अब उसका यहाँ पर सीजनल उसने लिया है, हम ईयरली ले लेते हैं। ईयरली देखिए यहाँ पर सीजनल में आपके पास समर है, ऑटम है, विंटर है और स्प्रिंग है। तो बेसिकली यहाँ पर कोई से भी आप ले सकते हैं, पर मैं ईयरली लेना चाहूँगा। देन उसके बाद ओके किया। ओरिएंटेशन उसने कितना डिफाइन कर रखा है, उसने 15 डिग्री ओरिएंटेशन डिफाइन कर रखा है। एजीमुथ उसने 0 ले रखा है, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसने विंटर का ले रखा था, हमने यहाँ पर ईयरली ले रखा है, ठीक है। हम 15 डिग्री को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 30 डिग्री करने की कोशिश करते हैं, 30 से 27 डिग्री करने की कोशिश करते हैं और ओके करते हैं। देन उसके बाद अच्छा, साइट को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। साइट क्योंकि हम लोग की अलग है तो हम साइट चेंज कर देते हैं। हम लोग यही अप्लाइंसेस को अपने अपनी साइट पे कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया, इंडिया यहाँ पर टाइप करते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, दिस साइट हैज़ बीन मॉडिफाइड प्लीज़ सेव द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेव किया और रन सिमुलेशन किया। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग के पास कितनी इफिशियंसी आती है। तो देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी हमारी घट गई। जो एफिशिएंसी मेरी पहले 65 या 64 थी, वो घट के यहाँ पर 63.7 हो गई, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो कि हम लोग को नहीं करना चाहिए था। मतलब यहाँ पर एफिशिएंसी हम लोग की बढ़नी थी, बट यहाँ पर घट गई है। तो इस चीज़ को हम लोग को आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से स्टैंड अलोन सिस्टम को हम लोग को डिफाइन या डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को इसमें डाउट है तो आप लोग टाइप करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग की आवाज़ यहाँ पर क्लियर नहीं आती है, ठीक है। जितना आप लोग बताएंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। उतना मैं आपको और डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। चलिए तो लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।